नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, चाहे आपका वो पेपर 1 है, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है, चाहे वो आपका आने वाला HPRC का कोई सा भी एग्जाम है, वहाँ पर ये नेशनल इंटरनेशनल अफेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। आप अगर ये सोचते हैं कि हिमाचल जीके पढ़ेंगे और सीधा पेपर में बैठेंगे जाकर और पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, सिर्फ क्वालिफाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में जो है ये संभावना तलाशना कि आप किसी एक सेक्शन में पूरी कमांड बना पाएंगे वो पॉसिबल है ही नहीं। और पब्लिक सर्विस कमीशन का अपना एक लेवल होता है, तो हम उस लेवल को ही यहाँ पर फॉलो करते हैं। इससे पहले भी जो है वो पेपर 1 हुए हैं, उसके लिए भी हमने ये उत्तीर्ण सीरीज ही चलाई थी और उत्तीर्ण सीरीज से बहुत ज़्यादा हेल्प नेशनल इंटरनेशनल अफेयर में पेपर 1 में मिली थी। अभी जो हमने सीरीज चलाई है उसको भी उत्तीर्ण सीरीज का ही नाम दिया है, परंतु उसके पार्ट हैं P1, P2, P3 कर और P4 पार्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बनी हुई है, तो आप इन पार्ट्स को देख सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली बिकेम द 101st मेंबर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जो हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तीर्ण सीरीज में ही। बोलते हैं कि हाल ही में कौन सा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसमें शामिल होने वाला 101 नंबर का मेंबर जो है वो बना है। तो 101 नंबर का मेंबर बना है नेपाल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, हमने पहले क्या क्वेश्चन पढ़ा है, जो P1 इनके पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था, उसमें ही हमने जो था वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जो था वो पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो है वो इंडिया को जो है वो अभी प्रेसिडेंट बनाया गया है, और इंडिया को प्रेसिडेंट बनाया गया है, साथ में ही को प्रेसिडेंट भी जो है वो बनाया गया है। को प्रेसिडेंट फ्रांस को बनाया गया है, इंडिया प्रेसिडेंट बना है और को प्रेसिडेंट जो है वो फ्रांस को बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन हमने इसका ये पढ़ा था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अभी हाल ही में 104th नंबर का मेंबर भी जो है वो बना है। तो ये 104th नंबर का मेंबर जो है वो कौन बना है, आपने ध्यान रखना था कि 104th नंबर का मेंबर जो बना है वो अर्मीनिया बना है। अर्मीनिया कंट्री जो है ना, अर्मीनिया कंट्री, ये 104th नंबर का मेंबर जो है वो बना है। 101st मेंबर हो गया। पेपर 1 उठा के देखिए, आज से पहले जो हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कौन कौन से मेंबर बने हैं। अब जब नेशनल इंटरनेशनल अफेयर हम पढ़ रहे हैं तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जानना भी ज़रूरी है। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसकी स्थापना जो की गई थी वो इंडिया और फ्रांस का ही एक कलेक्टिव इनिशिएटिव था, जिससे जो था वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो है वो स्थापना होती है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही आता है। इंडिया के गुरुग्राम में जो है उसका हेडक्वार्टर आता है। गुरुग्राम कौन से स्टेट में आता है, वो हरियाणा स्टेट में जो है वो आता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ना, इसकी स्थापना की कौन से ईयर में गई थी, यानी कि कौन से ईयर में इसको एस्टेब्लाइज किया गया था। देखिए, अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं कि इसको कौन से साल एस्टेब्लाइज किया गया, तो इसको 2015 में, वर्ष 2015 में जो था वो इसको एस्टेब्लाइज किया गया था। ये भी ध्यान रखना है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, एस्टेब्लाइज इसको कब किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज 4th लार्जेस्ट होल्डर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, जिसको फॉरेक्स भी बोलते हैं, रिजर्व। तो बोलते हैं कि फॉरेक्स जो है अभी उसका 4th लार्जेस्ट होल्डर जो है वो कौन सा है। क्वेश्चन पूछने का तरीका कौन सा भी, कोई सा भी हो सकता है। पूछ सकते हैं कि पहला फर्स्ट नंबर पर कौन आता है, सेकंड नंबर पर कौन आता है, थर्ड नंबर पर कौन आता है। देखिए, फर्स्ट लार्जेस्ट होल्डर जो है फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेक्स का, वो है इंडिया, अपना देश भारत। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि पहले दूसरे तीसरे नंबर पर कौन सी कंट्री जो है वो आती हैं, तो टोटल जो टॉप 3 कंट्रीज आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा फॉरेक्स है। वो पहले नंबर पर चाइना आता है, जिसके पास $3,626 बिलियन जो है वो आते हैं। तो दूसरे नंबर पर जापान आता है, जिसके पास $1,272 बिलियन आता है। तीसरे नंबर पर स्विट्ज़रलैंड जो है वो आता है। स्विट्ज़रलैंड जो है यहाँ पर $890 बिलियन जो है वो आते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व जो है वो है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व होल्ड करने में भारत का जो है वो कौन से नंबर का रैंक है। तो वो 4th रैंक भारत का जो है वो आता है। पहला रैंक किसका है, पहला रैंक चाइना का आता है। दूसरा रैंक किसका है, जापान का आता है। तीसरा रैंक किसका है, तीसरा रैंक स्विट्ज़रलैंड का आता है। अगर टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की हुई है तो हमने क्या पढ़ा था, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप पढ़ा था। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कौन सी कंट्री को जो है वो बोलते हैं, तो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप आपने ध्यान रखना है कि ये स्विट्ज़रलैंड को जो है वो बोलते हैं। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप आपने ध्यान रखना है। उसी तरह जापान के बारे में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन सी कंट्री जो है वो कहलाती है। लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो कौन सी कंट्री है, वो जापान है, लैंड ऑफ राइजिंग सन्स। ये भी आपने ध्यान रखना है, उगते हुए सूर्य की धरती जो है वो इसको कहते हैं।
तो इतना यहाँ से ध्यान रख लिया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर व्हाट इज द न्यू अपर लिमिट फॉर द मुद्रा लोन एज रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये मुद्रा लोन 2015 में जो था वो सरकार के द्वारा एक पीएम मुद्रा स्कीम जो था वो लॉन्च की गई थी। अब इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। इसमें क्या किया गया है, जो मुद्रा लोन में अपर लिमिट होती है लोन लेने की उसको इंक्रीज कर दिया गया है। उसको पहले तो वो 10 लाख हुआ करती थी, 10 लाख हुआ करती थी कि 10 लाख तक कोई लोन ले सकता है, परंतु अब उसको बढ़ा दिया गया है और बढ़ाकर 20 लाख जो है वो कर दिया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से पीएम मुद्रा योजना के बारे में जानना है, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसके बारे में जानना जरूरी है। ये योजना जो था वो 2015 में जो था वो लॉन्च की गई थी और इसका जो टारगेट था, ये क्यों लॉन्च की गई थी, इसका टारगेट था कि उन लोगों को फंड करना है जिनके पास फंड नहीं है, फंड द अनफंडेड। ये इसका टारगेट था कि उन लोगों को फंड किया जाए जिनके पास फंड नहीं है, ताकि वो अपना कुछ भी जो है वो माइक्रो या स्मॉल बेसिस पर कोई भी एंटरप्राइज जो है वो स्टार्ट कर पाए। अगर हम बात करते हैं इस लोन में, उस टाइम कैटेगरीज भी बनाई गई थी। तो उस टाइम इस लोन में 3 तरह की कैटेगरी बनाई गई थी। एक शिशु लोन होता था, एक किशोर लोन होता था, एक तरुण लोन होता था। ये जो शिशु लोन होता था ये किसको कहते थे, ये लोन होता था जो कि 50 लाख तक इसका टारगेट रखा गया था। अप टू 50,000 तक जो टारगेट था इसका, अगर कोई 50,000 तक लोन लेता है वो शिशु लोन की कैटेगरी में आता था। और जो 50,000 से 5 लाख के बीच में लोन आता था वो किशोर कैटेगरी में जो था वो आता था, वो किशोर कैटेगरी में आता था। अगर आप 50,000 से 5 लाख तक का लोन लेते हैं तो वो किशोर कैटेगरी में आता था। फिर तरुण लोन भी आता था। तरुण लोन कौन सा लोन आता था, जो कि 5 लाख से 10 लाख के बीच में आता था। ठीक है जी, 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर लोन लेते हैं तो वो तरुण कैटेगरी में जो था वो आता था। तो इस तरह से शिशु, किशोर और तरुण ये भी कैटेगरी जो था वो लोन्स की बनाई गई थी। और पीएम मुद्रा योजना जो था वो कभी लॉन्च की गई थी और किससे संबंधित है ये भी क्वेश्चन अगर बनता है एग्जाम में तो आप कभी गलत नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपने अभी पढ़ लिया है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, जिसको SSBB भी बोलते हैं, SSB। अब सशस्त्र सीमा बल के जो नए अभी डायरेक्टर जनरल बने हैं वो कौन बने हैं, वो बने हैं अमृत मोहन प्रसाद। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब देखिए, सशस्त्र सीमा बल की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर जो है वो आती है। इसका काम क्या है, देखो सशस्त्र सीमा बल ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी जो है वो डिप्लॉय कर दी जाएगी। इनका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इंडिया का जो बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है उसको सिक्योर ये करेंगे, और भूटान के साथ जो इंडिया बॉर्डर शेयर करता है वो उसको जो है वो सिक्योर करेंगे। तो इन 2 कंट्री के साथ जो बॉर्डर इंडिया लगाता है उसको ये जो है वो सिक्योर करेंगे। और जहाँ जहाँ पर ये बॉर्डर लगते हैं वहीं पर आपको SSB जो है वो देखने को मिलेगी। अगर हम SSB की स्थापना की बात करते हैं तो 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, स्थापना इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, परंतु कई बार पूछ लिया जाता है सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब की गई थी। इनफैक्ट कई बार तो मोटो भी एग्जाम में पूछे गए हैं कि सशस्त्र सीमा बल का मोटो क्या होता है। सशस्त्र सीमा बल के मोटो की अगर हम बात करते हैं तो इसका मोटो जो है वो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड जो है वो इसका मोटो है। ठीक है, इतना आप ध्यान रख लीजिए। यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आता है और जो इस टाइम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं वो अमित शाह आते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। और अभी जो इसके नए जो इसके लिए इस एजेंसी के चीफ बने हैं वो कौन बने हैं, महानिदेशक डायरेक्टर जो बने हैं वो बने हैं अमृत मोहन प्रसाद, IPS हैं ये, डायरेक्टर जनरल इनको बोलेंगे। ठीक है जी, इतना हो गया। यहाँ पर कुछ एडिशनल जानकारी दी गई है एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में, वो वर्ल्ड ओजोन डे है। ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। ये 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो है वो मनाया जाता है। 1995 से ये मनाया जा रहा है। इस डे को एस्टेब्लाइज किया गया था 1994 में, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो था वो इसको साइन किया गया था, क्योंकि 16 सितंबर को जो था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो साइन किया गया था। अब क्वेश्चन पूछेंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो कब साइन किया गया था। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो साइन किया गया था 16 सितंबर 1987 को। 1987 को ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो साइन किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन हो रही है उसको प्रिजर्व करने के लिए था, उसको बचाने के लिए था। ये आपने ध्यान रखना है। और इस डे को सेलिब्रेट करने की स्टार्टिंग जो था वो 1994 में अनाउंस कर दिया गया। 1995 में ये पहली बार जो था वो डे मनाया गया था। इस बार जो डे मनाया गया वो 30वें नंबर का डे था, 30th नंबर का वर्ल्ड ओजोन डे था। और इसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट। जो था इसकी थीम रखी गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग
एडवांसिंग क्लाइमेट चेंज, ये इसकी थीम रखी गई थी इतनी सी, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये बस एडिशनल जानकारी थोड़ी सी यहाँ पर दी गई थी बीच में एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में, तो ये एडिशनल जानकारी आपने ध्यान रख लेनी है। अब यहाँ से चाहे क्वेश्चन बन जाए कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, आप फटाफट आंसर करेंगे 16 सितंबर को। इसकी थीम पूछी जाए, क्योंकि थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है डेज की, तो इसकी थीम ध्यान रखनी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप हिमाचल के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 है, चाहे वो आपका हाईकोर्ट का एग्जाम है, टीजीटी का एग्जाम है, जेबीटी, सब इंस्पेक्टर, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो एचपीआरसीए के द्वारा भी करवाए जाने हैं, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को जो है कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज हमने चलाई है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसमें हिमाचल जीके को, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर किया गया है। इसमें खास बात यह है कि जैसे अभी तक हमने हिमाचल प्रदेश जीके के 6 टेस्ट जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, टॉपिक वाइज डिस्कस किए हैं, और उनका टेस्ट तो टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए ही गए हैं, सॉल्व्ड भी अनसॉल्व्ड भी, साथ में वीडियो एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाई गई है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, एग्जाम के नियर आपको रिवीजन करने में हेल्प मिल सके। दूसरी ओर पिछले कल जो था वो हमने क्या किया था, इंटरनेशनल जीके की जो टेस्ट सीरीज थी वो भी स्टार्ट कर दी थी, तो उसका भी एक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है और वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ वो प्रोवाइड करवाया गया है। अच्छे से बात की जाती है हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक उस क्वेश्चन के बारे में जो डिस्कस होता है उसको अच्छे से समझाया जाता है, और आपके नोट्स भी अपडेट हो सके और पेपर से पहले आपको रिवीजन करने में हेल्प मिल सके, ये बातें ध्यान में रखी जाती हैं। पहले का पैटर्न एग्जाम्स का देखा जाता है ताकि आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। और स्लॉट 1 की बुकिंग सिर्फ हमारे पास अभी ओपन है, इसको आप अच्छे खासे डिस्काउंट में अवेल कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद डिस्काउंट को रिमूव कर दिया जाएगा, और टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। स्लॉट 1 से आप जब भी खुद को रजिस्टर करेंगे तो इस बात को इंश्योर करें कि आपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लिया हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली बिकेम अ न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स का एक न्यू डेवलपमेंट बैंक भी जो है वो आता है। ये जो ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में हम पहले पढ़ भी रहे थे, तो ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका एक मेंबर कंट्री जो है वो नया बना है। वो कौन सा कंट्री है जो नई इसमें जो है वो जुड़ी है आकर, तो वो आपने ध्यान रखना है। अल्जीरिया कंट्री जो है वो आती है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पहले तो मैं जल्दी से आपको ब्रिक्स के बारे में रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने पहले क्या पढ़ रखा है। हमने अभी P3 पार्ट था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था कि 16th नंबर की जो ब्रिक्स समिट हुई है वो कहाँ पर हुई है। 16th नंबर की जो ब्रिक्स समिट हुई है वो रशिया के कजान में हुई है। रशिया के कजान में ये ब्रिक्स समिट हुई थी, जिसको रशिया ने होस्ट किया था, और कजान में जो था ये ब्रिक्स समिट जो था वो हुई थी। आज हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो आता है। तो इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। देखो, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के क्वेश्चन बन जाते हैं कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी। देखो, इसकी स्थापना 2014 में जो था वो हो गई थी। 14 में किस तरह से हुई थी, एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसके मध्य से जो था वो इसकी स्थापना की गई थी, और ये ट्रीटी 2015 में जो था वो अस्तित्व में आई थी। 2015 में अस्तित्व में आती है, तो इस ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने जो था वो काम करना स्टार्ट कर दिया था। ये जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रखा गया, तो चाइना के संघाई में जो है वो इसका हेडक्वार्टर रखा गया। चाइना के संघाई में इसका हेडक्वार्टर रखा गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि जो ब्रिक्स कंट्रीज आती हैं, ब्रिक्स जो कंट्रीज आती हैं उनका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर आता है, तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर भी आपको चाइना में ही देखने को जो है वो मिलता है। आपको देखने को मिलता है कि जो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर आता है वो जो है चाइना के संघाई में ही जो है वो आता है। अभी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ के साथ टच में हैं, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट जो है वो बने हैं, तो उनके द्वारा जो है वो आते ही वार्न कर दिया गया है ब्रिक्स कंट्रीज को वार्न कर दिया गया है कि भाई देखो, तुमने जो है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम कोई नई करेंसी लेकर आ जाओगे ना, अपनी ये ब्रिक्स की सारी कंट्रीज मिलकर कोई अपनी नई करेंसी इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो हम वैसा होने नहीं देंगे, और जो ऐसा करेगा उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि यूएस चाहता है कि जो डॉलर है उसकी डोमिनेंस बनी रहे, और ब्रिक्स में जो है वो चाइना डोमिनेट करता है, तो चाइना यहाँ पर चाहता है कि उनकी डोमिनेंस जो है वो बरकरार रहे और भी ज़्यादा आगे तक वो जाएं, तो उसके लिए उनको करेंसी लाना ज़रूरी है ताकि उनकी करेंसी में ट्रेड हो सके। तो ये बात है सारी, मतलब ये तो एक करंट अफेयर का फैक्ट हो गया, आपके लिए याद रखने में हेल्प मिलेगी थोड़ी सी यहाँ से, परंतु इन टॉपिक्स के से भी आप अवेयर होने चाहिए। ये जो अल्जीरिया कंट्री है ना, यहाँ के नए प्रेसिडेंट भी अभी बने हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। इसके जो प्रेसिडेंट बने हैं वो 78 ईयर ओल्ड के हैं, और इनका नाम है अब्देल मजीद तेबोने। इनका नाम प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप। ये री इलेक्ट ही हुए हैं, मतलब पहले भी यही थे, अब फिर से ये बन गए हैं। 70 ईयर्स ओल्ड के ये हैं, तो ये भी पक्का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि अल्जीरिया के नए प्रेसिडेंट जो है वो कौन बने हैं। अब्देल मजीद
तेबेबुने जो है वो बने हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन देख लेना अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हाउ मेनी मेडल्स वर वोन बाय इंडिया एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, पुराना मतलब है तो ये अभी 1-2 महीने पहले का ही क्वेश्चन, परंतु फिर भी इस क्वेश्चन से क्वेश्चन पक्का पेपर 1 में बनेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। हम बात करते हैं पेरिस पैरालंपिक्स की। पेरिस पैरालंपिक की अगर हम बात करें तो इसमें मेडल टैली देखना जो है वो ज़रूरी है। बोलते हैं कि इंडिया के द्वारा कितने मेडल यहाँ पर जीते गए थे, तो इंडिया के द्वारा अगर आप देखेंगे तो टोटल 29 मेडल यहाँ पर जीते गए थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अच्छी बात है कि इंडिया ने 29 मेडल जो था वो जीते, परंतु इंडिया का रैंक कौन सा रहा था 20 मेडल जीतने के साथ, तो इंडिया जो था वो यहाँ पर कौन से नंबर पर रहा था। इंडिया आपने ध्यान रखना है 18th नंबर पर रहा था, 18वें नंबर पर जो था वो इंडिया यहाँ पर रहा था। अब जब कोई भी खेलें होती हैं तो उनमें गोल्ड मेडल दिए जाते हैं, सिल्वर मेडल दिए जाते हैं, ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं। तो इंडिया के द्वारा कितने गोल्ड मेडल जो था वो जीते गए थे पेरिस पैरा ओलंपिक में बात की जा रही है, तो पेरिस पैरा ओलंपिक में इंडिया के द्वारा जो था वो 7 गोल्ड मेडल जो था वो जीते गए थे, 9 इंडिया के द्वारा सिल्वर मेडल जो था वो जीते गए थे और ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के द्वारा 13 जो था वो जीते गए थे। टोटल 29 मेडल इंडिया के द्वारा जीते गए थे। अगर आप इस मेडल टैली को देखते हैं, ये जो पेरिस पैरालंपिक की मेडल टैली है, इसमें जो है वो टॉप में कौन सी कंट्री रही, चाइना जो था वो टॉप में रहा था। कई बार मैच करने के लिए दे दिया जाता है टॉप की 4 कंट्री का। दूसरे नंबर पर ब्रिटेन रहा था, ब्रिटेन दूसरे नंबर पर रहा था। तीसरे नंबर पर अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो तीसरे नंबर पर यूएसए जो था वो मेडल टैली में रहा था और चौथे नंबर पर नीदरलैंड जो था वो रहा था। नीदरलैंड आपने ध्यान रखना है। अब इन कंट्री के द्वारा कितने कितने मेडल जो था वो टोटल जीते गए थे, 220 मेडल जो था वो चाइना के द्वारा जीते गए थे, 124 मेडल ब्रिटेन के द्वारा जीते गए थे, यूएस जो था वो 105 नंबर पर जो था वो रह गया था और नीदरलैंड जो था वो 56 मेडल जीतकर जो था वो चौथे नंबर पर रहा था। ठीक है जी, तो ये मेडल टैली है। क्या ये मैच करने के लिए आता है? बिल्कुल 100% सही बात है कि ये मैच करने के लिए आता है। प्रीवियस पेपर्स में कुछ आ चुका है, इनफैक्ट एचएस तक के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है जी, कपिल परमार थे जिनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जो था वो जीता गया था पेरिस पैरालंपिक 2024 में, और ये पहले में ऐसे खिलाड़ी थे जिनके द्वारा ये जूडो में जो था वो कुछ इस तरह का मेडल जीता गया था। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एक्सरसाइज वरुण इज दी बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एट। तो बोलते हैं ये एक्सरसाइज वरुण जो है वो अभी हुई, तो ये एक्सरसाइज वरुण जो है वो कौन सी कंट्रीज़ के बीच में जो है वो एक्सरसाइज होती है? इंडिया की तो होती है, परंतु इंडिया के साथ दूसरे नंबर पर जो है वो कौन सी कंट्री जो है वो रहती है? अब देखिए, इंडिया के साथ यहाँ पर इंडिया के साथ जो दूसरी कंट्री रहती है वो फ्रांस रहती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इंडिया के साथ दूसरे नंबर पर जो है वो इंडिया के साथ दूसरी ओर जो फ्रांस था यहाँ पर एक्सरसाइज वरुण को करने वाला, ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पर? 2024 की जो इंडिया और फ्रांस के बीच में ये वरुण एक्सरसाइज की जो एडिशन थी ये कहाँ पर हुई? ये मेडिटेरियन सी में जो था वो हुई थी, सितंबर 2 से 4 2024 के बीच में जो था वो हुई थी। अगर हम बात करते हैं, इस तरह से हमारे पास बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो है वो आती हैं। तो हम बात करते हैं, हमारा जो पड़ोसी देश आता है चाइना, चाइना के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है वो चाइना के साथ आती है, हैंड इन हैंड। ठीक है, ये चाइना के साथ एक्सरसाइज करते हैं। फ्रांस की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस के साथ एक हम एक्सरसाइज वरुण करते हैं, एक एक्सरसाइज शक्ति भी इनके द्वारा जो है वो की जाती है। एक्सरसाइज शक्ति हम फ्रांस के साथ करते हैं और एक गरुड़ शक्ति भी एक्सरसाइज आती है। गरुड़ा शक्ति एक्सरसाइज जो है वो किसके साथ हम करते हैं? वो इंडोनेशिया के साथ जो है वो करते हैं। वो ज़रूर ध्यान रखना है कि गरुड़ एक्सरसाइज जो है वो इंडोनेशिया के साथ की जाती है और एक्सरसाइज शक्ति फ्रांस के साथ हम करते हैं। एक्सरसाइज सूर्य किरण भी आती है जो नेपाल के साथ जो है वो हम करते हैं। एक्सरसाइज खंजर भी आती है जो कि किर्गिस्तान कंट्री के साथ जो है वो की जाती है। और आपने ध्यान रखना है कि यूनाइटेड स्टेट के साथ जो है वो हम युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज करते हैं और वज्र प्रहार एक्सरसाइज जो है वो करते हैं। यूनाइटेड किंगडम के साथ हम अजय वारियर एक्सरसाइज जो है वो करते हैं। अजय वारियर एक्सरसाइज हम यूनाइटेड किंगडम के साथ जो है वो करते हैं। ठीक है जी, तो ये एक्सरसाइजेज हो गई हमारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और तो बोलते हैं व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इजराइल। तो इजराइल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? लैंग्वेजेस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग कंट्रीज़ की। तो इजराइल की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, आई गेस आपने इंग्लिश जो है वो यहाँ पर किया होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है, परंतु नहीं, इंग्लिश नहीं है, ग्रीक भी नहीं है, लैटिन भी नहीं है। ये जो हिब्रू लैंग्वेज है, हिब्रू जो है वो इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये आपने ध्यान रखना है। अब इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट आपने देखा, गाजा स्ट्रिप में आपने इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो देखा, तो इजराइल काफ़ी चर्चा में जो था वो रहा। अब इजराइल का क्या क्वेश्चन बन सकता है? इजराइल का क्वेश्चन ये बन सकता है कि
इजराइल जो है वो किस किस के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। आपने देखा होगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बड़े ही रेयर टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, मतलब वो इतने दूर से क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप अप्रोच भी नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि हम यहीं पर पढ़ लें, और हो सकता है कि जैसे पहले क्वेश्चन लिंक हुए हैं ये क्वेश्चन लिंक हो जाए कहीं ना कहीं पर। इजराइल जो है वो एक तो लेबनान कंट्री के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। लेबनान कंट्री आपने ध्यान रखनी है, नॉर्थ साइड में जो है ये बॉर्डर लगता है, ठीक है जी। दूसरा, इजराइल सीरिया के साथ जो है वो बॉर्डर लगाता है। सीरिया के साथ जो है वो नॉर्थ ईस्ट में जो है वो बॉर्डर लगता है, ये ध्यान रखना है। सीरिया के बाद जॉर्डन कंट्री के साथ जो है वो बॉर्डर लगता है। जॉर्डन के साथ जो है वो कौन सी साइड, ईस्ट और साउथ ईस्ट साइड जो है वो लगता है, ईस्ट और साउथ ईस्ट साइड आपने ध्यान रखना है। इजिप्ट के साथ जो है वो बॉर्डर लगता है, किसके साथ, इजिप्ट के साथ। इजिप्ट के साथ जो है वो साउथ वेस्ट में बॉर्डर लगता है। और इजिप्ट के अलावा जो है वो मेडिटेरियन सी के साथ जो है वो ये बॉर्डर लगाता है। तो मेडिटेरियन सी जो है वो इसके कौन से वेस्ट में जो है वो पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। मेडिटेरियन सी जो है वो वेस्ट में जो है वो पड़ता है, ठीक है जी। वेस्ट में ये मेडिटेरियन सी जो है वो पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोलते हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ इंडियाज बॉर्डर विद चाइना। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है आज के टाइम में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है जी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। हर एक क्वेश्चन वहाँ पर करंट अफेयर का नहीं होता, इस बात को माइंड में सेट कर लें। तो बोलते हैं कि इंडिया का चाइना के साथ कितना बॉर्डर लगता है, वो लगता है अप्रॉक्सीमेटली 3488 किलोमीटर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्या इंडिया चाइना के साथ सबसे लंबा बॉर्डर लगाता है? नहीं। इंडिया जितने भी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर लगाता है उसमें बांग्लादेश के साथ जो है वो सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है वो लगाया जाता है। बांग्लादेश के साथ इंडिया कितना बॉर्डर जो है वो लगाता है? बांग्लादेश के साथ जो है वो इंडिया लगभग जो है वो 4096 किलोमीटर बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश के साथ जो है वो लगाता है। चाइना का फंडा आपको समझाते हैं थोड़ा सा। चाइना के साथ इंडिया 3488 किलोमीटर बॉर्डर लगाता है, और ये माइल्स में अगर हम बात करें तो 2167 माइल्स जो है ये बन जाता है। माइल्स पूछा नहीं जाएगा, किलोमीटर ही पूछा जाएगा। मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में जो है बाउंड्री लाइन है। जो बॉर्डर इंडिया और चाइना का है उसको मैकमोहन लाइन जो है वो कहा जाता है। परंतु लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमें जो है वो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिलती है, जो सेपरेट करती है इन दोनों कंट्रीज़ को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको LAC जो है वो बोलते हैं। बहुत बार आपने LAC और LOC सुना होगा, वो LOC भी अभी हम पढ़ेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? ये जो है बाउंड्री है चाइना और इंडिया के बीच में, और ये जो कॉन्सेप्ट था ये 1993 में एक एग्रीमेंट के साथ आया था, जो एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज़ के द्वारा किया गया था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो था इसके द्वारा क्या किया गया था, 3 रीजन्स में जो था वो बांट दिया गया था। एक वेस्टर्न सेक्टर था जिसमें लद्दाख आता था, मिडिल सेक्टर था जिसमें अपना हिमाचल और उत्तराखंड जो था वो आता था, ईस्टर्न सेक्टर था जिसमें जो है वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जो था वो आते थे, ठीक है जी। तो ये थी LAC। LOC क्या है? LOC पाकिस्तान के साथ हम लगाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि LAC किसके साथ लगती है, LOC किसके साथ लगती है? LOC लगती है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ जो हम बाउंड्री बनाते हैं, जो जम्मू कश्मीर साइड बाउंड्री बनती है, वो जो है वो LOC कहलाती है। परंतु इसको इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है पाकिस्तान ने, और जिसको लेकर लड़ाइयाँ चली रहती हैं LOC पर। सुना होगा आपने कि फायरिंग हुई LOC पर, LOC का जो है वो उल्लंघन किया गया, कुछ ऐसी बातें आपने सुनी होगी। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री बनती है उसको रेड क्लिफ लाइन जो है वो पढ़ते हैं। रेड क्लिफ लाइन उसको बोलते हैं। अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे साथ ऐसे भी हैं आज के टाइम में जो मेडिकल ऑफिसर की भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने नई अभी तैयारी की है, चाहे वो HPRCA के लिए की है, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए की है। तो ये पॉइंट्स नोट करने हैं ज़रूर। तो रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाती है। डुरंड लाइन आती है, जो पहले जब इंडिया एक कंट्री अखंड भारत हुआ करता था, मतलब उस टाइम जो था वो पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सारे इंडिया के पार्ट हुआ करते थे, उस टाइम लॉर्ड डुरंड का टाइम था। तो उस टाइम जो था ये डुरंड लाइन जो था वो बनी थी, और ये डुरंड लाइन जो बनी थी ना, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ करती थी। परंतु जब पार्टीशन हो गया, विभाजन हो गया, तो अब ये लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करती है। इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये आता है, बस इतना ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाएगा, और पॉइंट टू पॉइंट ही आपको ये ध्यान रखना है। बोलते हैं व्हेन डिड यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम टेक प्लेस। तो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम का जो यूनिफिकेशन हुआ था, एकीकरण इसका हुआ था, ये कब हुआ था, कौन से ईयर में जो था ये हुआ था? तो यूनिफिकेशन जो हुआ था नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम का, वो 1976 में हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया तो एज सच
ऐसे ही ऑप्शंस के साथ पूछ लिया जाएगा। तो यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम 1976 ईयर आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि ये जो था वो यूनिफाई इनको किया गया था 1976 में, और ये आपने ध्यान भी रखना है। अभी हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, परंतु उससे पहले आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से आप सर्च करना @tolexam31, जहां पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाएगी। आपको वहां पर जो है वो एग्ज़ाम रिलेटेड डाटा मिल जाएगा, और जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर @tolexam31 करके सर्च करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक टेलीग्राम पर ही अवेलेबल आपको करवा दिया गया है। अभी क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्टेड द 23rd मीटिंग ऑफ द SCO समिट रिसेंटली। तो SCO की अभी मीटिंग हुई थी, SCO की ये जो मीटिंग हुई थी ये कहाँ पर जो था वो हुई थी, जल्दी से कमेंट करके जो है ये बता दीजिए आप। इससे पहले का जो पार्ट था P3 पार्ट में पहला ही क्वेश्चन हमने ये पढ़ा था, तो कमेंट करके जल्दी से अपना आंसर बताइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।